निश्चित तौर से जो ये हम जी राम जी बिल लेकर के आए हैं, जो मनरेगा में भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पे आप सबके सामने समय समय पे आता रहा है और कहीं ना कहीं उसमें कमी थी, उस कमी को दूर किया गया है कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने बयान में वीवी जी राम जी बिल पर अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले मनरेगा में काफी त्रुटियां थीं, जिसे दूर किया गया है। वाराणसी के अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं बल्कि 8वीं बार हो रहा है। एसआईआर के पहले चरण की सूची में 2,88,00,000 लोगों का नाम नहीं आया है। सभी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि बूथ स्तर पर ड्राफ्ट लिस्ट की जांच करें और लोग जो छूट रहे हैं उन्हें प्रक्रिया पूरी कराकर जोड़ा जाए। ड्राफ्ट रोल आया हम लोग के सामने, उसमें करीब 2,88,00,000 लोगों का नाम है। उसमें 1,28,00,000 जो शिफ्टेड वोटर वाले हैं, इसी प्रकार से विभिन्न डाटा उसमें है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पर नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 1 फरवरी को आने वाले आम बजट के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार का बजट आम जन का होता है। इस बार का बजट भी आम जन का ही होगा। बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट हो। पंकज चौधरी ने सपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि सपा का पीडीए का मतलब समय समय पर बदलता रहता है। ये पार्टी कभी भी अपने एजेंडे को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक सशक्त और मजबूत पार्टी है जो हर वर्ग को समान अधिकार देने में विश्वास करती है और सभी को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। संभल में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि जिले में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का प्रशासनिक अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद इलाके के बाद अब चौधरी सराय से बड़ा मामला सामने आया है, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद और दादा मियां मजार को प्रशासन ने अवैध करार दिया है। जांच में सामने आया है कि 32 बीघा कब्रिस्तान भूमि से करीब 1 बीघा जमीन का निर्माण किया गया, जिसे हटाने के लिए संबंधित पक्ष को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो आगे सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। प्रशासन के अनुसार दादा मियां की मजार के बराबर में बनी मस्जिद कब्रिस्तान की भूमि पर स्थित है, जो नियमों के खिलाफ है। तहसीलदार ने मौके पर मस्जिद के निर्माण से जुड़े दस्तावेज भी मांगे और निर्माण को अवैध बताया। इसके साथ ही मजार परिसर में बिना अनुमति लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी हटाने की चेतावनी दी गई। प्रशासन का कहना है कि इलाके में हर शुक्रवार को लगने वाले बड़े बाजार की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती है। इसी को लेकर जनता दर्शन में शिकायत दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। दरअसल संभल जिले में बीते रविवार से प्रशासन सरकारी जमीनों पर बने मस्जिदों, मदरसों और अन्य निर्माणों को हटाने का अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत चौधरी सराय इलाके की भी जांच की गई। यहाँ पे हर शुक्रवार को एक बड़ी मार्केट लगती है। उसके बारे में कहा गया कि पहले एसडीएम से अनुमति लें, उसके बाद ये मार्केट लगेगी। और दूसरी बात यह है कि यह भूमि जो है कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और इस पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। तो ये हमारे द्वारा कहा गया कि कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। वहीं प्रशासन ने साफ कहा है कि तय समय के भीतर यदि निर्माण नहीं हटाया गया तो नोटिस के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण अपलोड करने का आदेश दिया है। ये आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी किया गया है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई है। शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि जो कर्मचारी इस समय सीमा तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी माह का वेतन फरवरी में नहीं मिलेगा। और अब जान लेते हैं कि कर्मचारियों को क्या क्या जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
अचल संपत्ति, जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट या कोई भी अचल निर्माण, चल संपत्ति, वाहन, कार, बाइक, बैंक बैलेंस, बीमा पॉलिसियां, शेयर बाजार में निवेश, सोना चांदी और अन्य कीमती सामान। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वेतन संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। प्रदेश में 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं, जिनके लिए ये प्रक्रिया लागू की गई है। जो कर्मचारी 31 जनवरी 2026 तक अपनी संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उन्हीं कर्मचारियों को ही जनवरी 2026 का वेतन फरवरी 2026 में दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं करता है तो उसका वेतन रोका जा सकता है। ये आदेश कोई नया नियम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 का सख्ती से क्रियान्वयन है। इस नियम के तहत हर सरकारी सेवक के लिए अपनी वार्षिक संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। सरकार ने अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सके। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर रोज मौसम अपना कहर बरपा रहा है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने भी गलन बढ़ा दी है। सुबह होते ही चारों तरफ कोहरा छा जा रहा है। हाल ये है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई है, जिसके कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और कई जिंदगियां सड़कों पर दम तोड़ रही हैं। कोहरे के चलते यूपी में 7 सड़क हादसे हुए। बरेली के नवाबगंज, बहेड़ी के रिठौरा और नैनीताल हाईवे पर सड़क हादसे हुए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी में सुबह 8 बजे 6 ट्रक आपस में टकरा गए। हाथरस में रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बस ड्राइवर, कंडक्टर और एक यात्री घायल हो गए। मिर्जापुर के समोगरा चौक पर एक वाहन ट्रक से टकरा गया। सोनभद्र में पिकअप और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। ठंड और कोहरे की वजह से ऐसी घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। सड़कों पर हादसे में लोग अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि सड़कों पर निकलना दुश्वार हो गया है। ठंड को देखते हुए प्रदेश भर में 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद हैं। सड़क, रेल और हवाई सफर बुरी तरह से प्रभावित है। लखनऊ, कानपुर समेत 26 जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस के साथ सोनभद्र सबसे ठंडा रहा। हालांकि मौसम विभाग ने 9 से 11 जनवरी के बीच प्रदेश में ठंड और कोहरे से आंशिक राहत के संकेत दिए हैं, लेकिन ये भी अनुमान जताया है कि 12 जनवरी को मौसम फिर से करवट लेगा और रातें और भी सर्द होंगी।